Namaskar. In this episode of Dil Se, we'll talk about a very important subject, the functioning of Parliament and parliamentary democracy. We'll talk about what happens in the House, what are the procedures in the House, what is the role of the chairman of the Rajya Sabha, the role of the speaker of the Lok Sabha. क्या कोई किसी को अधिकार है माइक बंद करने का? अगर है किसी को तो किसको? बिल्स कैसे पास होते हैं? स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं या नहीं जाते, जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? और किस तरह से बिना स्क्रूटिनी के बिल पास हो जाते हैं? हम बात करेंगे कि जो पारदर्शिता होनी चाहिए बिल्स पास करने की, वो नहीं है। हम बात करेंगे कैसे बजट पास होता है, और कई बार तो ऐसे होता है कि बिल संसद में आते हैं और उनमें बहस भी चालू हो जाती है। So these are very important issues because they impact on the functioning of a sovereign institution, an institution that controls our lives, that decides on the destiny of India, the future of India, the future of our youth, the values that the youth must inculcate from the role models that are present in the House. और इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन वरिष्ठ लोग हैं जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट माने कि उनको पार्लियामेंट प्रोसीजर्स की जानकारी है, और हम चाहते हैं कि दिल से के एपिसोड में हम ऐसे लोग आपके सामने लाएं जिनको डोमेन नॉलेज हो कि संस्थाएं चलती कैसे हैं। तो पहले हमारे साथ डॉक्टर आचार्य हैं, PDT आचार्य साहब हैं। वो लगभग मेरा ख्याल लोकसभा में पार्लियामेंट में 40 साल एक्सपीरियंस है उनका, और 2005 से लेकर 2010 तक तो वो अपने यहाँ सेक्रेटरी जनरल रहे लोकसभा के, और उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। साथ साथ उनको पूरी प्रोसीजर्स की जानकारी भी है, और उन्होंने एक इलेक्शन पे किताब लिखी है। साथ में पॉल एंड शक्लर, आप जानते ही हो, उस किताब को भी इन्होंने एडिट किया है। और मतलब कि हिंदुस्तान में जाने माने हैं, बाहर भी जाने माने हैं। तो आपका स्वागत है। थैंक यू साहब। हमारे सामने चक्सू रॉय साहब हैं। He heads the outreach team and leads the legislator and citizens engagement initiatives at the PRS Legislative Research in India, an initiative that started at the Center for Policy Research. ये भी अपने प्रोसीजर्स ऑफ पार्लियामेंट में इनकी भी बड़ी नॉलेज है, एक्सपर्ट हैं, और इन्होंने कई प्रोग्राम एंकर्स किए हैं ताकि लेजिस्लेटर्स को जानकारी मिले, राज्य के लेवल पे भी और सेंटर के लेवल पे भी। और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से आप एंगेज रहते हैं, एंड आपने कई जर्नलिस्ट को भी ट्रेन किया है, मैंने सुना है। और यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन सेटिंग अप ए कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन एट द सेंटर एंड एट द स्टेट लेवल। सो आपको भी प्रोसीजर्स की पूरी जानकारी है। और तीसरे हमारे मेहमान यहाँ अंकिता दिनकर जी हैं। अब देखिए, हम चाहते हैं कि भाई एक्सपीरियंस लोग भी हों और जो एंथुसियास्टिक यंग हों वो भी हमारे साथ आ रहे हैं, और उनकी भी हम राय सुनना चाहते हैं। तो अंकिता जी को भी पब्लिक पॉलिसी में बड़ी दिलचस्पी है और लीगल रिसर्च ये करती रही हैं, और इनका फॉर्मल लेजिस्लेटिव असिस्टेंट्स टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, फेलो एंड अ पार्लियामेंट एंथुसियास्ट ये आप रही हैं, और आपने पार्लियामेंटेरियंस के साथ काम भी किया है, तो आपको भी पूरी जानकारी है। तो शुरू करते हैं आचार्य जी आपके साथ। जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो प्रतिक्रिया, ये जो बहस चल रही है कि भाई मेरा माइक बंद कर दिया गया, क्यों बंद कर दिया गया, मैं बोलना चाहता था, ये इसके पीछे नीति क्या है? सर एक्चुअली ऐसी कोई नीति तो थी नहीं कभी। मैं तो 40 साल रहा हूँ पार्लियामेंट में, और हमने कभी देखा नहीं है कि माइक किस तरह से बंद करते हैं। एंड for 5 years I was Secretary General. We used to examine, we used to inspect all these systems, before the session begins. That was customary. I have never seen any switch or any device on the speaker's table
where the speaker can operate that. So it was not done, everything. But now, of course, this is a new building where I don't know, I have not seen that building, I have not visited that. I do not know whether they have installed such a thing on the speakers. Then of course it becomes a very serious problem, because the sound engineers who are sitting nearby watching everything, they are the people who control the sound system. So they are the people who mute the mic or turn off the mic, whatever. And how do they do that without getting a signal from somewhere? Now that signal has to come only from the speaker and nobody else. That is the thing. Now speaker says no, he has no knowledge about it. And we should accept that. No, correct. See, June 28 of this year, Rahul Gandhi said, when he was talking about the NEET, he said, my speaker was switched off. Yeah. And then the speaker replied that, no, I don't give directions. And I'll tell you what the speaker said on the 1st of July. He said, and I quote, the chair only gives ruling directives. The member whose name is called gets to speak in the House. The rule is controlled as per the directives of the chair. The person sitting in the chair does not have a remote control or a switch for the microphone. Okay. तो ये जाहिर है कि स्पीकर का कोई रोल नहीं रहता, उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि वो माइक्रोफोन बंद कर दें. इसका मतलब कोई अधिकारी करता है. That means, sir, it's a very serious issue. It's a serious issue of breach of privilege of the members. Because turning off your mic or muting your mic when you are speaking, you have a right to speak. You have a privilege. That is your privilege. Article 105 makes it very clear. You have freedom of speech in the House. And then freedom that implies that you have a right to convey your thoughts to the members in the House. That is also a part of the freedom. Otherwise, it has no meaning at all. And therefore, if anybody turns off your mic, then he is actually breaching that right of a member. Right. So it's a very serious issue. That is the thing. Chaksulji, what do you think? Mr. Sibal, I want to take what Mr. Acharya said a little forward and slightly on a tangent. हम बात कर रहे हैं माइक ऑन होने या माइक ऑफ होने की, वो एक थोड़ा सा ऑपरेशनल इशू है, ठीक है. आई थिंक जो हमें सोचना चाहिए, हम दिल से मैं बात कर रहे हैं, तो हमें जो सोचना चाहिए वो ये सोचना चाहिए कि हाउस के अंदर आप अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं, आप अपने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो जो आपकी आवाज़ है और जो आप कहना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंचना चाहिए. क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब आप सदन में बात करते हैं तो आप सदन में सिर्फ अपने बाकी जो आपके सदस्य हैं उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने पूरे देश से बात कर रहे हैं. आप सिर्फ आज के लिए नहीं बात कर रहे हैं, आप फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं. आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि देश की डेस्टिनी डिसाइड करता है. तो जो आप कह रहे हैं वो प्रत्यक्ष के बारे में भी है, फ्यूचर के बारे में भी है, डेस्टिनी के बारे में भी है, देश के बारे में है. अब वो आपकी आवाज़ कैसे पहुँचे कैसे ना पहुँचे, जो आप कहना चाहते थे आपको वो पूरी बात कहने का मौका मिला नहीं मिला, वो एक आई थिंक दैट इज़ द थिंग दैट वी शुड फोकस ऑन. एंड उसमें फिर 2-3 पहलू आ जाते हैं. एंड मे बी जब हम लोग आके बात करेंगे, अंकिता कहेंगी, आचार्य साहब भी उस पर कहेंगे कि माइक एक हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा कि अगर आपने हाउस में अपना कुछ वक्तव्य दिया तो जिस मंशा से आपने वो वक्तव्य दिया, क्या वो मंशा पूरी ट्रांसलेट हाउस के रिकॉर्ड में हुई कि नहीं हुई, उसमें से कुछ अगर काटा गया तो क्यों काटा गया. तो वो भी एक एंगल आ जाता है. एक आखिरी एंगल, जैसे अगर हम लोग कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे हैं तो क्या संसद सदस्य 1 मिनट में या 2 मिनट में या 3 मिनट में अपनी बात रख सकते हैं? क्या सभी संसद सदस्यों को, हमारे संसद में जो एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशन है या रूल है, और वो ठीक भी है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को जितना उसकी संख्या है उसके हिसाब से समय मिलता है. बट ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनके 1 सदस्य हैं या फिर जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं, तो
अगर छोटी पार्टी होगी तो कम समय मिलेगा, बड़ी पार्टी होगी तो बड़ा समय मिलेगा, वो ठीक है। बट अगर थाली छोटी रहेगी तो सबको कम मिलेगा, बट अगर थाली बड़ी हो जाए तो वो जो आपका छोटा प्रपोर्शन था वो भी बड़ा हो सकता है। अभी हमारी संसद 50 से 55 दिन मिल रही है, तो उसमें क्या समय मिलेगा? अगर आप एक छोटी पार्टी से आते हैं, आपको तो 2 मिनट मिलेंगे, जब तक आप खड़े होंगे और आपकी आवाज़ गर्म होनी शुरू होगी तब तक तो आपका समय ख़त्म हो जाएगा और चेयर आपको रोक देगी। गर्म होती है नहीं, ठंडी रह जाती है। अंकिता जी, आपका क्या ख्याल है? वैसे एक बात बताऊं, ये हमारी जो चर्चा होती है ना, इसमें हम सवाल जवाब नहीं पूछते। आप कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, वो बात रखेंगे, आप अपनी बात भी रख सकते हैं। कि मैं यहाँ एंकर नहीं हूँ। It's a discussion. Got it, sir. So, I would say it is a breach of privilege. In fact, that it would be a very interesting. So, if the speaker says that he does not have control over the mics, and that seems to be quite a correct position from him, I would say that maybe the members could then, one of the way of going about it is filing a breach of privilege petitions. And then, letting the House see why so many members have been complaining about it in the last 2 years. Because this isn't the first incident of mics being muted. So, yes, I think even if the speaker is not muting it, it is under the direction of the speaker that the entire functioning of the House happens. And it can be looked into. No, but I don't think that's quite right. I'll tell you why. I think the speaker does not give any directions. Because sitting on the chair, the speaker cannot give any directions because things are happening at a very fast pace. Correct. Lekin the fundamental issue which Dr. Achari also raised, Article 105 of the Constitution says that a member of Parliament has a right to speak. Free speech. Yes. Subject to the procedures of the House. That's what the article says. Correct. Now, there is no procedure of the House as to how a mic is switched off. Correct. Except, I'll give you there's Acharya ji will support me on that, कि अगर 0 hour होता है तो आपको 3 मिनट की अनुमति मिलती है बोलने की। Special 3 मिनट के बाद अपने आप माइक बंद हो जाएगा। That is the procedure. ठीक है। अगर आपको किसी और हाउस में आपका टाइम दिया जाए कि आपको 10 मिनट बोलना है, 10 मिनट के बाद आपका माइक बंद हो जाएगा। ये एक प्रोसीजर है। लेकिन अगर आपने अयोध्या का नाम दिया और माइक बंद हो गया तो वो प्रोसीजर नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि प्रोसीजरल इश्यूज पे माइक बंद होना सही है। नॉन प्रोसीजरल मैटर्स पे माइक बंद होना गलत है। तो ये जो माइक बंद होता है कि किसी के खिलाफ आप बात करो, सरकार के मंत्री के खिलाफ बात करो, प्रधानमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी करो तो माइक बंद हो जाएगा। ये कोई प्रोसीजर नहीं है। सो देयरफॉर दिस इज अ ब्रीच। अगर आपको प्रिविलेज कमेटी में भेजना है तो वहाँ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि प्रिविलेज कमेटी आपको मालूम है किस तरह से प्रिविलेज कमेटी। But sir, may I just add one thing? Actually, we know what will happen in the privileges committee. Yes. That's it. But still, when we say that the matter should be referred to the privileges committee, it has a kind of a political implication. I mean, the matter will get highlighted that here is a problem which is happening in the House which shouldn't have happened. That's it. Members' mic being turned off, it's a very serious issue. And therefore, this matter goes to the privileges committee. And because most of the people know the breach of privilege is a serious issue. But what happens there, of course, that is known to everybody. But still, to get this problem highlighted, I think that is one of the methods which can be tried. No, but what are the privileges of Parliament, and Chakshuji, I'd want your view on it, is ultimately on the basis of parliamentary procedures which were followed in the House of Commons, as you know. Lekin ultimately this issue will have to be decided by court. Whether, for example, मैंने कैमरा ऐसे कहा कि केवल ट्रेजरी बेंचेस को दिखा रहे हो, ऑपोजिशन को दिखा ही नहीं रहे. According to me, it's breach of privilege because the nation wants to see the House. It doesn't. So these are very, very interesting, serious issues which I think, apart from the Privileges Committee, should be taken to court. What do you say? Sir, let's also understand as to what the House is now
and what the rules were designed for. ठीक है, मेरे ख्याल से 1921 में जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली चालू हुई थी तो माइक और कैमरे का लोगों ने शायद इतना नहीं सोचा था. ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एक ऐसी स्टेट पे पहुंच गए हैं जहाँ के वी वांट टू ब्रिंग द लेजिस्लेचर क्लोजर टू द पीपल. So we want to make sure that people are able to see. But another dimension, and I think it's useful to think कि अगर एक और पहलू देखें तो ये है कि जो हाउस की प्रोसीडिंग्स की जो सत्यता है, what was an authentic version of what transpired in the house, वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? या तो वो हमें मालूम पड़ेगा लिखित रिकॉर्ड से, या हमें वो मालूम पड़ेगा ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड से. तो अगर आप पूरा हाउस नहीं देख पा रहे हैं या हाउस सिर्फ का कैमरा एक ही पे केंद्रित है या किसी का माइक ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो एक वो हाउस की जो प्रोसीडिंग्स की जो सत्यता है वो शायद लोगों तक नहीं पहुंच पाती है. सो दैट्स अनदर एंगल टू इट. अच्छा, अब हाउस के पास ये अधिकार भी है कि अगर कोई मीडिया पब्लिकेशन हाउस की प्रोसीडिंग्स को करेक्टली कन्वे नहीं करता है तो दैट इज़, आई थिंक वो सर दैट्स अ प्रॉब्लमैटिक इशू. आई थिंक एक कानून है उस पर दैट द मीडिया हैज़ टू रिपोर्ट द ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ व्हाट ट्रांसपायर्ड इन द हाउस. नाउ देयर आर 2-3 versions of the house record that are, so this is a problem for parliament, that there are multiple versions or 2-3 versions of what transpired in the house. ठीक है, one is what the camera showed, one is what the members in the house saw, and one is what the member who was speaking said. It is recorded. Right. So when you were seeing something live on TV, you might have heard something which the written record might not show, or maybe the video record might not show later. So let us start at the very beginning. कि जो house का जो कानून था, and this is something that I think you were alluding to, is are the rules designed to take care of these things? If you want to go to privileges, whichever remedy you want to follow, you will have to see as to whether it was designed to deal with that kind of thing. No, see, a non-member of the House, namely an expert sitting and modulating the proceedings of the House, which mic is to be switched on, to be switched off, he is not a member of the House. Absolutely. ठीक है ना? तो अगर वो opposition को दिखाता ही नहीं है, तो in fact he is committing a serious breach of privilege. ठीक है ना? दूसरी बात, under Article 19(1)(a, there is what is called freedom of expression. Now, freedom of expression means that I, as a member, a citizen of India, a resident of India, am entitled to know, and that's part of my freedom of expression, as to what is happening in the House, in both houses of Parliament. ये मेरा fundamental right है. जैसे cricket match, Supreme Court ने कहा है कि that is part of freedom of expression of the citizen of this country. If he wants to watch a cricket match, then he has the right to watch it. It can't be that Doordarshan will say कि मैं ही दिखाऊंगा, कोई और भी दिखाएगा. The similar logic applies here. तो हाउस की हर प्रोसीडिंग में मतलब कि देश की जनता को हक है कि हाउस में हुआ क्या, और अगर आप ऑपोजिशन को दिखाओ ही नहीं, इट्स अ फंडामेंटल इशू ऑफ डेमोक्रेसी मेरे हिसाब से. On a lighter note, since you brought a cricket analogy, क्रिकेट में मेरे ख्याल से अब टेलीविज़न में ऐसी सहूलियत है कि आप अलग अलग एंगल से आप मैच देख सकते हैं. मे बी नहीं, बस ये तो हर पॉलिटिकल एंगल से दिखाते हैं ना. नहीं, बट मे बी अगर हाउस के में कैमरे लगा दिए जाए, सब लोग अपने अपने कैमरे हैं. हाँ, कैमरे हैं लेकिन दिखाते नहीं. To add to that, so first I would like to clarify, when I said directions of speaker, I don't mean that speaker sitting there and saying shut the mic now. I'm just saying that everything, all the proceedings of say Lok Sabha and Rajya Sabha happen under the directions, broadly under the directions of say the chairman and the speaker. So if the members are complaining that the mics are getting muted, I think it is something that the speaker could take cognizance of in a way and maybe look into. That's all I meant by that, because I don't think speaker
it's right for the speaker to say that, because I am not responsible for it, because in a way he is responsible. He is the spirit of the house. He's the custodian of the He's the custodian. first amongst equals. Yes, That's he's right. the first. So he has to. अब वो अधीर रंजन कहा कि साहब हमारे तो माइक बंद ही रहा 3 दिन के लिए. ये उनका आरोप था कि 3 दिन के लिए तो मेरा माइक बंद रहा. चलिए इस बार हम काफ़ी चर्चा कर लिए. ये बताइए आप मुझे कि मैं सेनेट की प्रोसीडिंग भी मैंने देखी हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की भी देखी हैं, कॉमन्स की भी देखी हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट की भी देखी हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सभी देखी हैं. मैंने तो कभी देखा नहीं कि स्पीकर या कोई ऐसी टिप्पणी रोज़ हर बात पे करता रहे. ये कितने हद तक ठीक है कि सांसद बोल रहा है उसको रोक देना, उसके बयान जो वो कह रहा है उसके बारे में टिप्पणी कर देनी, ये किस हद तक सही है? क्या राय है आपकी? It is obviously incorrect because the speaker is a constitutional person, and he also has a lot of responsibility. So any person who is the speaker or who is in the chair at that point has a lot of responsibility of being non-partisan, at least in that moment. So yeah. I'm talking about procedure. I'm not talking about partisan. To what see, a speaker is the only person in the house who should not speak. The right to speak is with the members of the house. The speaker has to regulate the procedure of the house. He is not meant to give his opinions. I have never known a speaker anywhere in the world who sits on the chair and starts giving opinions. This is an important issue. No speaker does it, and no speaker is supposed to do it. Speaker, although his name is speaker, means man who speaks, but he is not the speaker. Yes. But that started there in England, where speaker speaks to the king on behalf of the members. That is why he was a spokesman of the members. That is why he came to be known as speaker. Otherwise, he doesn't speak. He is like an umpire, He looks at the teams playing, and he doesn't get involved in any of the discussion or anything. He remains impartial, and he conducts the proceedings, as you are rightly saying, sir. He conducts the proceedings without getting involved in that. He doesn't give any opinion. But here what we see is something different. Very free expression of opinions from the chair, which is something, which is unheard of. Speaker cannot get involved in the... You've seen Somnath Chatterjee. Yes. You've seen so many speakers, So Meera many Kumar. speakers. I've seen so many speakers. Shekhawat Saab in the Rajya Sabha. You've seen so many speakers. I have never seen a speaker, either the chairman or the speaker in the house, interrupt, give his own personal opinion, right? And Sir, in your house, Dr. Radhakrishnan was there. That's correct. That's correct. And then say you authenticate. This is another big issue. So how do you, if a newspaper has reported कि भाई प्रधानमंत्री जी या गैर मंत्री ने या किसी और मंत्री ने ये बात कही और हर पेपर में रिपोर्टेड है, तो मैं वो बात दोहराऊं तो आपको इसको ऑथेंटिकेट करो. तो ऑथेंटिकेट कैसे करो आप? मैं न्यूज़पेपर वाले को तो ला नहीं सकता यहाँ, और जिसने बोला है वो आपके मंत्री है, वो वहाँ उसको भी नहीं ला सकता, तो वो कैसे ऑथेंटिकेट करो? Let's say one thing about this. Authentication. Yes, I know. Actually, this authentication, I don't know where they are getting it from, this authentication. Members are supposed to authenticate all, whatever they say, that has to be authenticated. That is something, which is Unheard of. Yeah. Actually, under the rules, a member of parliament, if he lays a paper on the table of the house, he has to authenticate it. Because whatever comes on the table of the house, it needs to be authentic. I'm saying. So if a member lays some paper, he needs to authenticate that is the correct version or whatever. That means he stands by that. That is the only time when a member is supposed to authenticate a document, not otherwise. Because I do not know where it is coming from. Acharya Sahab, with due respect to you, you've seen Parliament, Sibha Sahab, you've seen Parliament, I have seen Parliament the least. But here's my understanding of how a legislature should function. My understanding is that members within rules should be allowed
कि वो अपनी बात रख सके. And the rules of procedure of the House, Lok Sabha, Rajya Sabha, they should be interpreted in such a way that the member should be encouraged to be putting their words and putting their expressions into the House and making the discussion go forward. Right? That should be the spirit. Absolutely. Now, I don't think the spirit of the rules of procedure is to limit the debate. आपने जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर बनाए वो इसलिए बनाया कि भाई टाइम मैनेजमेंट हो सके, एक डेकोरम हो सके, एक ये देखा जा सके दैट कोई विषय से हटकर, जैसे फिलीबस्टरिंग, आपने यूएस कांग्रेस की बात की तो बहुत ज़्यादा फिलीबस्टर नहीं हो रहा है, लोग टॉपिक पर हैं. बट उसके बाद क्या रूल्स ऐसे इंटरप्रेट हों कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो अपनी बात रख ना पाएँ या उनकी बात को रखने में अड़चन पड़े. आई डोंट थिंक दैट वाज द स्पिरिट इन विच आवर रूल्स वर थॉट ऑफ. Sir, you finished? Yes. About this, but I mean, I'll just take it forward. You know, the rules have been framed. There is a particular scheme. These rules of procedure have a scheme. The scheme is to enable the members to raise issues and ensure the accountability of the executive. That is the purpose of these rules. If you look at the rules, you'll find that most of the procedural devices, for example, questions, short duration discussion, calling attention, resolutions, motions, all these various procedural devices have been devised to ensure accountability of the government. These are all non-governmental business. And that means the members of parliament have the freedom to raise any of these issues so that the accountability of the executive is ensured. That is the purpose. And therefore, rules have been framed for this purpose only. It is not to regulate. Regulatory function, that is a secondary thing. Speaker, of course, Speaker has to regulate, as he has said, Roy has said, that it doesn't go astray and all that. So keep it within the limits. But these regulatory function is secondary, and also the disciplinary function of the Speaker. That is also, actually it's a secondary thing. It's not main part of the rule as such. The main rules are framed only for this purpose. And it is the duty of the Speaker to ensure that. That's correct. That is the thing. वो तो बात ठीक, आपने बात की, मैं अब इंडिपेंडेंट मेंबर हूँ, मुझे 3 मिनट मिलते हैं, ठीक है. अब 3 मिनट में क्या बात कहूँ? तो मेरे हिसाब से रूल ये कहना चाहिए कि हर व्यक्ति को, हर मेंबर को एक मिनिमम टाइम मिलेगा. मिनिमम टाइम मिलेगा में 5, 7, 10 मिनट वॉटेवर. उसके ऊपर जो पार्टी की रिप्रेजेंटेशन है, पार्टीज को ज़्यादा टाइम मिलेगा, ताकि आप अपने मिनिमम बात भी रख सकें और पार्टी को उतना ही टाइम मिलेगा जितनी उनकी संख्या, एज प्रोपोर्शनेट टू देयर स्ट्रेंथ इन द हाउस. सर अभी तो इसका जो डिविजन ऑफ टाइम है, it is actually based on the strength of the parties. That is why. That's not sort of adhered to. You know that. हाँ, जिस किसी को ज़्यादा टाइम मिल जाता है, किसी को बंद, वो तो प्रॉब्लम And है. some people take more time and all that, it happens. But time management is a problem in the house. So, Sir, I don't agree. ठीक है. And the reason I don't agree is 1952 में हमारी पहली संसद आई. हम 120 दिन मिलते थे. 1952 का जो हमारा बजट रहा होगा वो काफ़ी छोटा रहा होगा. हमारी देश की जो समस्याएं रही होंगी वो थोड़ी सी अलग रही होंगी. आज 2024 है, देश का बजट बहुत बढ़ चुका है. केंद्र सरकार का जो दायरा है काम करने का वो बहुत बढ़ चुका है. तो आई डोंट थिंक दैट एज एन इंडिपेंडेंट मेंबर और इवन अ पार्टी मेंबर फ्रॉम विच एवर साइड द टाइम इज एडिक्वेट. वॉट विल यू डू इन 3 minutes? So that's one, right? So it might also matter. The other part is that we are imagining Parliament in the current constraints. The current constraint is कि हमें 60 दिन मिलना है. 60 दिन में से हम मानसून सेशन
3 हफ्ते का रखेंगे और हम मंडे टू फ्राइडे काम करेंगे, 11 बजे से काम करेंगे रात के 10 जो जितने भी बजे। मैं तो कहता हूँ कि आप बढ़ा दीजिए ना, हाँ, बिल्कुल बढ़ाना आप 6 महीने बैठाइए चाहिए। ना बिल्कुल सही। और 6 महीने बैठाइए तो आपको आधा घंटा मिलेगा। और फिर ये चीज़ें नहीं होंगी कि आज अभी क्या होता है कि सेशन से पहले जो 3 घटनाएं घटी उसके ऊपर आपका ध्यान केंद्रित रहता है एंड फिर उस पर ये होता है कि भाई अभी ये 3 चीज़ें थी, ये इंपॉर्टेंट थी, बट दैट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ द हाउस शुड नॉट बी ए रिएक्टिव फंक्शन, ठीक है। इट शुड बी टू से वी विल लुक एट द थिंग इन ए होलसम एनवायरनमेंट। और आई वुड गो फर्दर एंड आई वुड से द रूल्स आर कलोनियल। ये रूल तब बनाए गए थे जब यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत थी और वो हुकूमत चाहती थी कि जो उनका एग्जीक्यूटिव है उस पर अंकुश कम रहे। हमने उन्हीं रूल्स को इंडिपेंडेंट के बाद ट्रांसपोर्ट कर दिया इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। तो अब क्या हुआ है कि सरकार की जवाबदेही जो है हाउस के अंदर वो काफ़ी सीमित है। आचार्य साहब बताएंगे दैट क्वेश्चन कौन से एडमिट होंगे, वो लिस्ट रूल ये नहीं बताता कि कौन से क्वेश्चन एडमिट होंगे। रूल ये कहता है कि ये 21 चीज़ें या 20 चीज़ें आप नहीं पूछ सकते। सही बात। नाउ आइडियली तो यू वुड से दैट यू कैन आस्क एवरीथिंग, राइट नाउ, बट इट सेज दैट यू नो देयर आर लिमिट्स टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू कैन आस्क। आपने हाउस ऑफ कॉमन्स की बात कही थी। हाउस ऑफ कॉमन्स में अनस्टार्ड क्वेश्चन जो जिसका कि लिखित जवाब आता है, एक मेंबर कितने भी अनस्टार्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। उनकी उसमें यह है कि अगर मान लीजिए 300 पाउंड या 400 पाउंड से ज़्यादा सरकारी खर्चा होगा उस क्वेश्चन को निकालने में तो उसका जवाब नहीं आएगा। बट हमारे यहाँ जो क्वेश्चंस हैं वो ये हो गए कि अच्छा क्योंकि वी आर वर्किंग विद अ कंस्ट्रेंट दैट आवर कंस्ट्रेंट इज वी हैव 15 days, वी हैव टू डू ऑल ऑफ दिस, सो आवर स्टार्ट क्वेश्चन आवर 1 घंटे का क्यों है? आप कहिए कि इसको क्वेश्चन टाइम कहेंगे हम। एंड सिंस दिस इज द मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, हम लोग इसे 11 से 1 बजे तक करेंगे। ये जब तक वो 20 क्वेश्चंस खत्म नहीं हो जाते। हाँ, 20-25 जितने भी, ठीक है। तो एटलीस्ट ये तो रहेगा ना कि अब देयर इज नो क्लॉक दैट पीपल आर वाचिंग की। आप देखिए इंग्लैंड में तो हर वेंसडे को प्रधानमंत्री वहाँ के ही हैज़ टू आंसर क्वेश्चन इन द हाउस। यहाँ तो 10 साल हो गए प्रधानमंत्री ने कोई जवाब ही नहीं दिया किसी क्वेश्चंस का। That practice should be started here also. सर हाँ, हमारे तो यहाँ जैसे वो कह रहे हैं कॉलोनियल टाइम के रूल्स हैं, वो तो सब बदलना पड़ेगा ना, ढांचा ही बदलना Of पड़ेगा। course, rules have been changed over a period of time, but the basic structure, remains. आप देखिए कि दी स्पीकर दी ट्रेजरी बेंचेस डिसाइड कि किस बात पे चर्चा होगी, किस बात पे चर्चा नहीं होगी। अगर ट्रेजरी बेंचेस वीटो करते हैं तो वो स्पीकर मान जाते हैं और वो चर्चा होती ही नहीं। तो जो विपक्ष के मुद्दे हैं वो कभी चर्चा में आते ही नहीं। Sir, actually, these issues are discussed in the Business Advisory Committee normally. And there, all the parties are represented there. Speaker is the chairman. The government is represented by the Parliamentary Affairs Minister. They present their views. And normally, what I have seen, because I have attended many of such meetings, and there used to be a little give and take, there. Not anymore. Even my time, whatever the treasury benches, the parliamentary affairs minister said, वही माना जाता था। क्योंकि अगर आप कुछ विवादित मुद्दे, चाहे whether it is some scam or some whatever it is, something that has happened which may implicate the government concerned or whatever, तो वो तो मुद्दा कभी चर्चा पे आता ही नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर मानता ही नहीं है। तो इसलिए रूल्स में ये बदलाव होना चाहिए मेरे हिसाब से कि हफ्ते में 2 दिन विपक्ष जो भी मुद्दा उठाना चाहे, विपक्ष को हक होना चाहिए जो भी मुद्दा उठाना चाहे। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा ऐसे। सिब्बल साहब, ये जो आपने बात कही कि विपक्ष को 2 दिन मिले या 1 दिन मिले, जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स की हम लोग बात कर रहे थे, वहाँ पे ऑपोजिशन डे होता है। हाँ बिल्कुल, 1 दिन होता है, उसमें हाउस का एजेंडा विपक्ष तय करता है। हम लोग यहाँ पे 2-3 दिक्कतें हैं। एक ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे अच्छे एग्जाम्पल्स नहीं हैं प्रोसीजर के। मध्य प्रदेश विधानसभा में 2000 के दशक में चीफ मिनिस्टर क्वेश्चन आवर होता था।
झारखंड विधानसभा में शायद 1-1.5 साल पहले तक चीफ मिनिस्टर का क्वेश्चन आवर होता था, शायद वेडनेसडे को होता था। तो हमारे देश में भी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे कि चीज़ें बदली गई हैं, लोगों ने रीइमेजिन करके सोचा है। अब हम लोग ये बात कर रहे थे, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, शायद हमारे दर्शकों को इतना ना मालूम हो, बट हाउस की प्रोसीडिंग कैसे तय हो, शुड दैट बी लेफ्ट टू ओनली द विलिंगनेस ऑफ इंडिविजुअल्स, ये हमें सोचना है। शायद आज को ऐसे लोग होंगे जो कि गिव एंड टेक में विश्वास रखेंगे, शायद पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस आगे और हार्ड हो जाएंगे। तो शुड आर रूल्स नॉट एडजस्ट? तो जैसे हमने ऑपोजिशन डेज की बात करी, हम कहते हैं ना अभी फ्राइडे को सेकेंड हाफ प्राइवेट मेंबर बिजनेस होगा, तो आप एक दिन कर दीजिए ऑपोजिशन के लिए। ऑपोजिशन जो भी मुद्दा उठाना चाहेगा वो उठा पाएगा। करना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि उनको मालूम है कि मुद्दा उठाएंगे तो उनको पब्लिक एम्बेरसमेंट होगी, वो नहीं चाहते। तो यही तो ना चांसलर्स फुट है ना, जो मर्जी चाहे। Actually, earlier, I've seen the Lok Sabha in the 70s and 80s and 90s and all that. During those years, this was not a serious problem, raising issues, because I've seen myself that opposition would suggest certain issues, and normally, they would allow. Allow means the committee would say, okay, we will discuss this, we will discuss that. So when I said give and take, that used to take place there in those days. बट देश का इतिहास 2014 से शुरू हुआ है ना, तो फिर वो तो थोड़ा। But sir, I would like to add to his point and Chakshu's point. Like he said that, said that things were better earlier, but I would say that rules were same. It was the same rules where oppositions were given an opportunity to raise their points. So again, I don't think rules can ever be watertight. No, rules. Yeah. Rules do not say anything actually. Rules only provide for the particular procedure. For example, the Prime that Minister you answering raise questions. an issue, for example, a resolution. Yes, he is enabled by क्या होता था? The Prime Minister used to be sitting in the House on question day for the Prime Minister. The Minister of State used to answer. Correct. ठीक है, वो पीछे बैठते थे, और अगर कोई ऐसा मुद्दा उठ जाए तो प्रधानमंत्री खुद खड़े होके उसका जवाब देते थे। अब ये तो 10 साल में हुआ नहीं, तो इट हैज नथिंग टू डू विद द रूल्स। जो पहले गिव एंड टेक होता था, इट वाज बिकॉज द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर वो ऐसा था कि गिव एंड टेक का था। आज वो खत्म हो गया। तो अगर हम 55 दिन काम करेंगे, जैसे चक्सुल ने बोला 55 दिन काम करेंगे, तो टाइम तो किसी को मिलेगा नहीं। और पहले बजट में जैसे आपने कहा छोटा सा बजट था, 135 दिन चली पार्लियामेंट, द फर्स्ट पार्लियामेंट। आज 55 दिन चल रही है, तो टाइम किसी को मिलेगा नहीं। So when Nehru was the Prime Minister, we used to hear, it's a part of our institutional memory, when Nehru was the Prime Minister, he would come and sit in the House during question hour. And if a minister makes a mistake, Nehru would immediately stand up and correct it. He would supplement the replies. All that he used to do. That is the way he nurtured the system. तो हिंदुस्तान बदल गया ना। That is the thing. Rules were the same. Tell me, in this Lok Sabha, the previous Lok Sabha, there is an article 93 of the Constitution which says there shall be a speaker and a deputy speaker. Yes. तो ये लोकसभा का तो डेप्टी स्पीकर अपॉइंट ही नहीं हुआ, इलेक्ट ही नहीं हुआ। So actually, according to me, it's a mandatory provision. Yes. Because there shall be. How shall elect Shall it choose? says. How shall choose? Yes. Two persons. Yes. Two persons. Yes. It is not और that. ट्रेडिशन होती थी कि the deputy speaker would be the So, opposition. and then after the election of the speaker, deputy speaker would be elected maybe the next week or maybe within 2 weeks. Correct. That used to be the practice earlier. Correct. And then the practice has been, most of the time, because there were exceptions, deputy speaker would be from the opposition, and that too, main opposition party. But during Indira Gandhi's period, there was a little change in the whole thing, and they would not take the people from the main opposition party, or that would be the CPM or something in those days. They used to be the main parties, not the recognized opposition as such, but numerically they were the largest. And then, what they would do is, they would give it to a party in the opposition which is
which is favorable to the ruling party on many issues. We have such parties also in the opposition, and some of the members used to say, Her Majesty's loyal opposition, in those days. That so one of them would be picked up and made the deputy speaker. That used to be the case. But the point is that deputy speaker would be elected after the speaker's election. Regularly, it was done. But this is happening for the first time. In the 17th Lok Sabha, there was no deputy speaker at all. And this time also, nobody knows. But in this case, I wanted to say, Constitution simply says, Article 93 simply says that the House shall choose these two people, Speaker and the Deputy Speaker. The rule says that it is actually the Speaker who fixes the date of the election. Speaker. Government doesn't come in the picture, so far as the rules are concerned. It is the Speaker's job to fix the date. And about 2 years back, I suggested to some member, why don't you move a resolution in the House requesting the Speaker to fix the date of the election? After all, it has nothing to do with the government. You move a resolution requesting the whole House, because after all, it is the House which elects the Speaker, so it is the concern of the House. Correct. And therefore, you move a resolution requesting the Speaker to fix the date. Of course, we know that the resolution will not be admitted, but the point is that at least make a move, something. If there is, there was no protest or there was no move from anywhere in that direction. That was. So I also think, obviously, not appointing a deputy speaker is not constitutional. But also ये समझना बहुत important है कि deputy speaker का होना क्यों important है. Those 5 years when we didn't have a deputy speaker, what was the consequence? So for example, if suppose now suddenly the speaker's office goes vacant, there would be nobody to step up. And speaker has a lot of powers within the Lok Sabha. So if at all, if his office goes vacant, who would be the second one filling up? Also, deputy speaker, like many other officers of the Lok Sabha and like say the leader of the opposition, is supposed to be a part of different committees. Like these are sometimes selection committees for representation from different parties. And now, how are those selections happening? So we need to also think about the consequences of these rules not being fulfilled. And these rules are there for a good reason. Let me move on to something even more serious according to me. अब मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10 सालों में जिस तरह से लॉज पास हो रहे हैं, मतलब कि फार्म लॉज थ्रू ऑर्डिनेंस, एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट थ्रू ऑर्डिनेंस, Jammu Kashmir 370, the bill was presented in the House, nobody knew about it, and चर्चा भी शुरू हो गई. तो ये this thing of no discussion at all, passing legislation through ordinances, that means it is already law. As you know कि ordinance हो जाता है तो that is law. फिर आप चर्चा ही कर सकते हो और उसके बाद कोर्ट में जाता है मामला, तो कोई स्क्रूटिनी नहीं होती. ये किस हद तक सही है? I'm a slightly minority in this conversation because मैं अंकिता और आचार्य साहब की तरह रूल्स तो उतनी अच्छी तरह से नहीं जानता. I'll mix the two things, the deputy speaker thing and the legislative scrutiny thing. Our parliament and our members of parliament are supposed to be custodians of the constitution. A house was party to a violation of the constitution. अब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो मुझे नहीं मालूम, बट जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शपथ लेते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हम संविधान का पालन करेंगे और संविधान के साथ. अब 5 साल के लिए हमने एक तो प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि अगर संसद ने वायलेशन किया तो वो वायलेशन हो गया, वो रिकॉर्ड बुक्स में आ गया है कि हमारे पास 5 साल के लिए नहीं था. अब ये सिर्फ यहीं पे नहीं हो रहा. राजस्थान विधानसभा में
पिछले 5 साल जो पिछला विधानसभा था उसमें नहीं था। झारखंड विधानसभा में क्या कहते हैं, अभी डिप्टी स्पीकर नहीं है। महाराष्ट्र में एक जो इससे पिछली विधानसभा थी उसमें 4 साल तक के लिए डिप्टी स्पीकर नहीं था, आखिरी के 6 महीने में इलेक्ट हुआ। जो अभी विधानसभा ख़त्म होने वाली है उसमें काफ़ी समय तक स्पीकर नहीं था, डिप्टी स्पीकर ने सदन को चलाया और हाउस का एडमिनिस्ट्रेशन देखा। तो ये चीज़ें। दूसरी बात आई, हमारी विधायिका कानून बनाएगी, आर लेजिस्लेचर विल मेक लॉज फॉर अस, और सरकार कानून लाएगी, विधायिका उस पर चर्चा करेगी। बट एटलीस्ट ऐसा तो हो कि चर्चा पूरी हो। कोई कानून आप मैगी जितना समय लगता है उतने बना लेते हैं, कई कानूनों में ज़्यादा समय लग जाता है। जब हाउस के अंदर डिबेट नहीं होगा तो कोर्ट में जब लोग जाएंगे तो एक लेजिस्लेटिव इंटेंट पूछा जाएगा, कोर्ट पूछेगा लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या था। आपने 1 घंटे की डिस्कशन करी, उसमें लेजिस्लेटिव इंटेंट कहाँ मालूम पड़ा। आपने कि अगर कमेटी को कानून नहीं भेजा और उस पर सभी लोगों ने आके अपनी राय नहीं दी तो लेजिस्लेटिव इंटेंट कहाँ से मालूम पड़ेगा। तो जो हम कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हमारी क्या, जब संविधान ने ये कहा कि संसद कानून बनाएगी, तब उसने ये तो नहीं कहा ना कि भाई बिना चर्चा के बनाएगी। अब संविधान ये थोड़ी कहेगा कि आप 4 घंटे बैठ के चर्चा वो तो करिएगा। कहते हैं साहब ऑर्डिनेंस में, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है, 123 की पावर है कि आप ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हो। हम तो संविधान के मुताबिक हमने ऑर्डिनेंस इशू नहीं, किया। बिल्कुल। हाँ, ये दूसरे। नहीं, हाँ, यहाँ मेरा सिर्फ ये है कहने का मतलब कि जो अगर हमारी संसद को कानून बनाना है तो उस कानून बनाने में ऐसे क्या क्या इंग्रेडिएंट हों कि उस कानून को देख समझ के बनाया जाए। क्योंकि हम लोग कानून तो आनंद फानंद में बना देते हैं, वो पूरे देश पर लागू होगा, और अगर कोई गलत कानून एक दिन के लिए भी लागू हो तो शायद वो गलत रहेगा, ठीक है, उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो जो हमारा कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ बैड लेजिस्लेशन is it will impact the lives of people. It's monumental. It's monumental. So I would say कि थोड़ा सा देर से बने बट ठीक तो बने। ठीक है। So इसमें I fully agree with what he says about this passing the bill without discussion. You know, it's a very serious issue, and you have quoted those bills, you know, which were so important. NCT का ऑर्डिनेंस लाके इन्होंने पावर दे दी सर्विसेज की सेंटर। There are 2 things which I want to say in this context. You know, one is that there are, you know, many rules which lay down a procedure for passing a bill: introduction, and then consideration, and then clause-by-clause discussion, and finally the passing. After all, what was the purpose behind this kind of a procedure? The idea was that there will be a threadbare discussion in the House. That is it. After a general discussion, there will be clause-by-clause discussion. Every clause will be scrutinized. Amendments will be moved. All that kind of thing. So the point is that by the time the bill reaches the last stage, enough of discussion will have taken place in the House. When it is referred to a committee, there naturally very close scrutiny takes place there. From all stakeholders, they get information, inputs, and on the basis of that, we prepare the report and all that. And here I would like to say, sir, actually, you know, as per the rule, the speaker, it is the discretion of the speaker to refer a bill to the committee. In fact, I would say that it should be removed. It should not be the discretion of the speaker. In fact, all the bills which are coming to the House should be referred to the committee. Something like that should be done. There is an emergency. Unless there is an emergency, there can be a provision. There can be a provision for that. Otherwise, all the major bills, you know, should be referred automatically, just like the PAC report. Now, not PAC report, but the auditor's report, Controller and Auditor General's report. As soon as it is presented in the House, you know, it goes to the PAC. That's how it is. It is not discussed in the House at that stage. Then, sir, there is one more point. You know, if you look at Article 107, you know, it's my own view. Everybody may not agree with that. There it says that a bill shall be deemed to be passed only when
both houses agree, except the finance bill and the money bill. So only when the two houses agree to the bill. Now my point is that a house can agree to a bill or anything only after discussion. If the house doesn't know what exactly is in the bill, how does it agree to a thing? So there is an implication, it has a certain implication. Article 107 implies that there shall be a discussion in the house. Only after that, the houses can agree to a bill. That is why that agree has been used. Otherwise, the constitution makers would have used some other word. For example, adopted the bill or something, which is more technical. But they have used this word agree. Means you can agree to a thing only after you see what it is, you learn what it is, you study what it is. Only then. But actually, sorry. I wanted to also put a parallel track. Yes. Okay, let's be thoda sa practical. The practical part of it is the house is a political environment. On some occasions, there might be a possibility, and in fact, हमारे हाउस में bipartisanship काफ़ी रहती है. So there will be occasions where members of parliament and political parties agree कि यार ये तो अच्छा बिल है, इसको पास कर देते हैं बिना डिस्कशन के. ठीक है? Does that mean that just because members of parliament agreed कि इसको पास कर देते हैं तो उस पर स्क्रूटिनी नहीं होनी चाहिए? I don't agree. मुझे ये लगता है कि जो हाउस के अंदर डिस्कशन हो, that does not replace the कमेटी के अंदर डिस्कशन. ठीक है? तो अगर हमारा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर ये कहता है कि भाई 3 स्टेजेस होंगे बिल पास करने की, तो हाउस के अंदर डिस्कशन इज वन पार्ट ऑफ इट, कमेटी इज अ सैक्रोसैंट पार्ट ऑफ इट. एंड अगर हम ये कहें कि अगर कमेटी इज सैक्रोसैंट एंड इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉ मेकिंग प्रोसेस, देन द डिस्क्रेशन शुड नॉट बी देयर एट ऑल. आई एग्री. बिल आया, कमेटी को गया, और उसके बाद यस. ये बिल्कुल सही कह रहे हैं. होता क्या है कि भाई स्टैंडिंग कमेटी हो या सिलेक्ट कमेटी हो, बिल वहाँ जाता है, वहाँ पूरा बाईपार्टिजन होता है. वहाँ कोई पार्टिजन नहीं होती डिस्कशन. फिर एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं. पर आज के दिन क्या हो रहा है, जो एक्सपर्ट बुलाने चाहिए, जैसे क्रिमिनल लॉस अमेंडमेंट बिल जो आई, जो IPC उन्होंने रिप्लेस किया है, जिनको जानकारी है उनको बुलाया ही नहीं. हमने चाहा कि एक्सपर्ट्स आए, उनको बुलाया ही नहीं. और जो उनके पक्ष के लोग हैं उनको बुलाकर बिल पारित कर दिया. और ये ऐसा है कि ये देश का भविष्य तय करेगा. और जो पावर्स कॉलोनियल रूलर्स ने दी थी टू इन दैट एनवायरनमेंट, उससे ज़्यादा पावर्स इन्होंने पुलिस को आज दे दी. और बिल तो पास हो गया, लॉ तो बन चुका है. तो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. और जो मनी बिल की आपने बात की, उसी फिनेंस एक्ट में ये दूसरे अमेंडमेंट लाते हैं उन बिल्स में जिसका कोई मनी बिल से ताल्लुक़ नहीं है. उसको फिनेंस एक्ट में पास करके राज्यसभा में चर्चा नहीं होती और वो भी पास हो जाता है. वो मुद्दे जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वो मुद्दे तय नहीं होते. तो इसमें देश का बड़ा भारी नुकसान होता है. तो ये सब बातें, एक तो जुडिशरी को भी सोचना चाहिए कि इन पे हमें फैसले करने चाहिए, जल्द से जल्द फैसले करने चाहिए. और पार्लियामेंट में इकट्ठा बैठकर ये तय करना चाहिए कि हमारा संवैधानिक कर्तव्य क्या है. जैसे आपने कहा, जब तक वो नहीं तय होगा तब तक तो ये पॉलिटिक्स ही चलता रहेगा. Sir, the Constitution actually has put a lot of faith in the speaker's integrity and impartiality and all that kind of thing. But as you have said that, so many amendments have been brought in under the finance bill, exactly. saying that it is money bill. For example, Representation of People Act amendment has been made. Now, how can PMLA. How can you call it a money bill? So all that, but then Speaker has given a certificate that it's a money bill. We used to examine it in the Lok Sabha. Examine it very threadbare, we used to examine it. Only after that we will put up a note to the speaker saying that this is not a money bill. This doesn't come under Article 110, therefore we cannot say that, we can't certify that it is a money bill. That kind of a scrutiny used to take place in the Secretariat. But I don't think it is taking place now. I think the long and the short of it is this, that this country needs this country needs institutions to revamp their procedures. Every institution, according to me, not just Parliament, courts also.
I would add to that. So, like Sir just pointed out, that there used to be an internal scrutiny of a money bill. Similarly, I think Ministry of Law and Justice also vets bills, and I feel like this record-keeping system needs to be better. At some point, all these internal documentations maybe need to become public, so that they are accessible to, you know, outside public. That did someone tell that this wasn't money bill? Did the experts within parliament tell that this wasn't money bill at that point? But in India, we don't have that system across institutions. बट like ये तो सहमति है हम सब में कि भाई परिवर्तन आना चाहिए. सर एक सहमति है, बट एक अडेंडम के साथ है. हाँ. और वो ये है कि हमने अभी तक जो 75 साल थे वो इस करके निकाले कि पर्सनालिटीज़ अगर अच्छी होंगी, लोग अगर अच्छे होंगे तो इंस्टीट्यूशन चल जाएगा. मेरे ख्याल से हमने प्रोसेस पर उतना ध्यान नहीं दिया. तो जब आप ये रिवैम्प की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उसके प्रोसेसेस ठीक हो जाएंगे तो कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा, इंस्टीट्यूशन अच्छा चलेगा. प्रोसेसेस तो इंसान ही ठीक करते हैं ना. मुश्किल तो ये है ना. But actually, so my इंसान जो बैठे हुए हैं, कोई भी, मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन वही नहीं चाहते कि इसमें कोई बदलाव हो. तो बदलाव होगा कैसे, प्रोसेसेस आएंगे कैसे? ये तो बड़ा भारी एक समस्या I है. have observed one thing, sir. Yes. If the executive is strong, the institution weakens. You know, that's what I've seen. And so, from that point of view, if there is a coalition government, you know, that is the best time, ideal time for strengthening parliament and all that. Parliament becomes stronger when there isn't coalition. As long as the coalition partners also think in the line that we are thinking. That's a big issue. The one issue that we have not been able to discuss, and I know your views on it, which is the 10th schedule. I think we should have a much longer discussion. So on we it. will have a separate discussion on that. We will have a separate discussion of that. But this much is clear. ये तो तय है कि ये जो colonial जो हमें legacy मिली है, both in terms of procedure and in terms of law, इसको बदलना बड़ा ज़रूरी है. और संविधान का जो मकसद है उसको सामने रखते हुए बदलाव होना चाहिए. और सब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने ओथ ली है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इकट्ठा बैठकर बदलाव लाएं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच फॉर